नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे एक बेघर लड़के ने, जिसके पास कुछ नहीं था, आगे चलकर $500 ट्रिलियन का ग्लोबल लग्जरी एम्पायर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ फैशन की बात नहीं है, ये बिजनेस और इनोवेशन की एक ऐसी मिसाल है जो आपको सच में हैरान कर देगी। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है जीरो, बिल्कुल जीरो। 1835 में एक 13 साल के अनाथ बच्चे की जेब बिल्कुल खाली थी। और दूसरी तरफ है $500 बिलियन, जो 2023 में इस LVMH ब्रांड की टोटल वैल्यूएशन है। आज ये यूरोप की सबसे कीमती कंपनी बन चुकी है। जीरो से शुरू करके यहां तक का सफर सुनने में ही किसी चमत्कार जैसा लगता है ना। चैप्टर 1, 470 किलोमीटर्स का सफर। इस ब्रांड की असली ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी कहानी की तरफ जो जमीन से उठकर आसमान छूने की सबसे बेहतरीन मिसाल है। ये सफर शुरू होता है युवा लुई के दुख भरे अनुभवों से। अपनी सौतेली माँ के बर्ताव से तंग आकर उसने घर छोड़ दिया। पेरिस तक पहुंचने के लिए उसने लगभग 2 साल तक पैदल सफर किया। सोचिए, रास्ते में जिंदा रहने के लिए छोटे मोटे काम किए और न जाने कितनी रातें खुले आसमान के नीचे जंगलों में बिताईं। यह एक इंसान के जीने के जज्बे की बहुत ही गहरी कहानी है। चैप्टर 2, ट्रैवल ट्रंक यानी सफर के संदूकों में क्रांति। पेरिस पहुंचकर लुई ने अपने काम में ऐसी महारत हासिल की कि उसने ट्रैवल इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ही पहचान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी बन गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लुई सिर्फ एक अच्छे डिजाइनर नहीं थे, वे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखने वाले इंसान थे। उन दिनों संदूक गुंबद यानी डोम के आकार के होते थे, ताकि उन पर बारिश का पानी न रुके। पर लुई ने देखा कि स्टीम ट्रेन्स और बड़े जहाज़ों के नए ज़माने में ऐसे लगेज की ज़रूरत है जो फ्लैट हो, जिसे एक के ऊपर एक रखा जा सके और जो वाटरप्रूफ भी हो। और बस उनका ये फ्लैट टॉप ट्रंक उस दौर का एक बहुत बड़ा आविष्कार बन गया। और इनोवेशन का ये कीड़ा उनके बेटे जॉर्जेस में भी कूट कूट कर भरा था। सफर के दौरान चोरी का डर बहुत होता था, तो जॉर्जेस ने एक ऐसा मल्टीपिन टम्बलर लॉक बनाया जिसे किसी भी सूरत में तोड़ा नहीं जा सकता था। और उनकी मार्केटिंग देखिए, उन्होंने उस वक्त के सबसे मशहूर एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी को खुलेआम चैलेंज कर दिया कि हिम्मत है तो हमारे लॉक किए हुए ट्रंक से निकल कर दिखाओ। और आपको पता है, हुडीनी ने सच में यह स्टंट करने से ही मना कर दिया था। अब जब कोई चीज मशहूर होती है तो उसकी नकल भी आती है। इन नकली कॉपीज को रोकने के लिए जॉर्जेस ने 1896 में ये आइकॉनिक मोनोग्राम पैटर्न बनाया। इसमें जापानी स्टाइल के फूलों के डिजाइन और LV अक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। इसने अमीर ग्राहकों को ये तसल्ली दी कि वे जो खरीद रहे हैं वो बिल्कुल असली और टॉप क्लास क्वालिटी है, जिसे कॉपी करना किसी के बस की बात नहीं। चैप्टर 3, एक्सक्लूसिविटी की कीमत। चलिए अब थोड़ा इस ब्रांड के मॉडर्न बिजनेस मॉडल की बारीकियों को समझते हैं। आखिर कैसे एक कैनवास का संदूक एक ऐसा स्टेटस सिंबल बन जाता है जिसके लिए लोग पागल रहते हैं और आराम से लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप शायद ये सुनकर थोड़ा हैरान होंगे, इसे कहते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। यानी एक बैग जिसे बनाने में शायद लगभग $200 लगते हैं, उसका प्राइस टैग $1700 तक हो सकता है। यहाँ कस्टमर सिर्फ मटेरियल के पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे दे रहा है एक्सक्लूसिविटी और अपने रुतबे के। ब्रांड बहुत अच्छे से जानता है कि लोग सिर्फ एक बैग नहीं, सोसाइटी में अपना स्टेटस खरीद रहे हैं। तो प्रैक्टिकली उनका प्रॉफिट मार्जिन 800 से लेकर 2000% तक होता है ना कमाल की बात। और इस भारी मार्जिन को बचा कर रखने के लिए ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हर एक बैग आज भी कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से ही बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, इस ब्रांड ने अपनी पूरी हिस्ट्री में बिल्कुल कभी कोई डिस्काउंट या सेल ऑफर नहीं की है। चैप्टर 4, जो ना बिका उसकी अजीबोगरीब रणनीति। अब ये जो इनकी कभी डिस्काउंट ना देने की पॉलिसी है ये हमें फैशन की दुनिया के सबसे शॉकिंग और क्रांतिकारी कॉर्पोरेट रूल की तरफ ले जाती है। यहाँ एक बहुत ही वैलिड और बड़ा सवाल उठता है। अगर एक ऐसी हाई एंड कंपनी किसी भी चीज पर डिस्काउंट नहीं देती या सेल नहीं लगाती, तो साल के आखिर में बचे हुए सामान यानी अनसोल्ड इन्वेंट्री का होता क्या है? जवाब सच में थोड़ा शॉकिंग है। बचा हुआ सामान सीधे जला दिया जाता है या पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रांड की वैल्यू और उसके रुतबे को लेकर उनकी कमिटमेंट इतनी सख्त है कि किसी बैग को सस्ते में बेचकर उसकी अहमियत कम करने से बेहतर वे उसे जला देना समझते हैं। चैप्टर 5, आर्टिफिकेशन और कल्चरल ताकत।
अब चलिए थोड़ा उस स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं जो इस 170 साल पुराने ब्रांड को सिर्फ एक पुराना नाम बनने से बचाती है और उसे आज के पॉप कल्चर में बिल्कुल आगे रखती है। आज के दौर में लुई विटॉन का जो इतना दबदबा है वो मुख्य रूप से इन 3 पिलर्स पर टिका है: विरासत, आर्टिफिकेशन और उनके कमाल के क्रिएटिव डायरेक्टर्स। ये तीनों मिलकर इतना परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं कि ब्रांड हमेशा ताज़ा और प्रासंगिक लगता है। इनमें से एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है आर्टिफिकेशन, यानी किसी कमर्शियल प्रोडक्ट को एक ऐसी कला या आर्ट में बदल देना जिसे लोग पाना चाहें। स्टीफन स्प्राउस और तकाशी मुराकामी जैसे मशहूर आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर उन्होंने फैशन को हाई कल्चर आर्ट में बदल दिया। इससे होता यह है कि बाजार के आम नियम इस ब्रांड पर लागू ही नहीं होते। और अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, तो नंबर्स खुद बोलते हैं। डेटा साबित करता है कि सिर्फ और सिर्फ इन आर्टिस्टिक कोलैबोरेशंस की वजह से ब्रांड की ओवरऑल वैल्यू में 11% यानी कि 11.4% से अधिक का इजाफा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि जब आर्ट और बिजनेस मिलते हैं तो रिजल्ट कितना धमाकेदार होता है। इसके पीछे उनके दूरदर्शी डायरेक्टर्स का हाथ है, चाहे वो मार्क जैकब्स हों जिन्होंने आर्ट कोलैबोरेशन शुरू किए, या किम जोन्स जिन्होंने हाई फैशन को मॉडर्न स्ट्रीटवेयर से मिला दिया, या फिर वर्जिल एब्लो जिन्होंने ऐतिहासिक कोड्स को नया रूप दिया। ये डायरेक्टर्स किसी लेखक की तरह ब्रांड की कहानी को बार बार नए अंदाज में लिखते हैं ताकि आज की यंग जनरेशन भी इससे जुड़ सके। चैप्टर 6, आज का लग्जरी एम्पायर। तो अब देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक ब्रांड से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया के सबसे ताकतवर लग्जरी ग्रुप की नींव बन चुकी है। 1987 में एक बहुत ही ऐतिहासिक मर्जर हुआ। लुई वुइटन, मॉयटन शैंडेन और हेनेसी आपस में मिल गए और LVMH नाम का एक विशाल साम्राज्य बनाया। और जब बर्नार्ड अर्नॉट ने इसकी बागडोर संभाली तो उनकी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी ने इस संदूक बनाने वाली कंपनी को एक ऐसे एम्पायर में बदल दिया जो आज 75 अलग-अलग लग्जरी ब्रांड्स को चलाता है। अगर हम इस ग्लोबल डेटा पर नजर डालें तो देखिए कैसे पूरी दुनिया में, खास तौर पर एशिया में, इनका भारी दबदबा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये विरासत आज की नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पहले भारत के कपूरथला और बड़ौदा के महाराजा भी अपने लिए कस्टम LV ट्रंक ऑर्डर किया करते थे। इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक लगेज बनाने वाली कंपनी सिर्फ सामान बेचने की बजाय ग्लोबल कल्चर को शेप करने लगे, तो लग्जरी की आखिर असली कीमत होती क्या है? क्या हम सिर्फ एक नाम खरीद रहे हैं या एक पूरा इतिहास? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा।